हाँ, रोहित सर जुड़ चुके हैं। वेलकम सर जी। रोहित जी को स्वागत है। आज का जो हम लोगों का डिस्कशन हम लोग चालू कर रहे हैं। तो एक्चुअली रोहित जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ, नमस्कार। सुन पा रहा हूँ। नमस्कार रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका आज के हम लोगों का ये डिस्कशन में। तो रोहित जी, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मोदी फॉर पीएम आपने 2010 से चालू किया। तो मोदी जी पीएम प्रोजेक्ट हुए 2014 में। जब आप ये कैंपेन स्टार्ट किए तब लगभग आडवाणी जी का फेस सामने रहा। तो आपको क्या लगा, मतलब मोदी जी का जो ये जो विचार है, ये विचार को लेके ये गुजरात का जो विकास उन्होंने किया, उनको लेके आपका जो ये कैंपेन ही रंग लाई या फिर पार्टी का जो सिद्धांत था वो अपनी तरीके से हुआ? देखिए, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ मैं सुभाजीत जी कि आपका कहना सही है कि उस समय आडवाणी जी फेस थे पार्टी के। अटल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं था। हमारा उद्देश्य था देश के लिए कुछ करने का। हम लोग आपस में जब बात करते थे कि भाई देश में ये वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है, कितना करप्शन है, देश कहीं आगे जा नहीं रहा है, और जब बातचीत में सबके मन में ये एक विचार आता था कि कुछ करना चाहिए। ठीक है, हम कुछ इसमें बिजनेसमैन है, कुछ डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग एरिया से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, विदेशों में, देश में, सबका यही था कि देश के लिए कुछ करना है, पर कैसे करें, क्या करें। ठीक है, अब इस समय उस समय सब अपने अपने एरिया में सेट रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आर्मी में जाके लड़ाई कर सकते देश के लिए या स्पोर्ट्स में जाके मेडल जीत सकते थे, ये तो हम नहीं कर सकते थे, पर मन में था कि कुछ करना है। तो माननीय मोदी जी की जो कार्य प्रणाली थी, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में काम किया था, विकास का, समाज को साथ में लेके चलने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का, उसको देखते हुए हम सभी ने एक ये प्रयास किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए लोगों को जहां पे देश के विकास के लिए कुछ करने वाले लीडर के सपोर्ट में हम कुछ कर सके। भाई वो खुद अपने आप में इतने बड़े लीडर थे तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमने उन्हें जिताया, बट हमने एक गिलहरी प्रयास किया था, एक संगठन बना के, जिससे कि हम उन लोगों को जोड़ चुके हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने लोगों को जोड़ा। हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। 2010 अक्टूबर 2010 में हमने ये ऑफिशियली वेबसाइट और प्लेटफॉर्म तैयार किया था और उससे लोग जुड़ते गए। जब हमने जोड़ा था ये प्लेटफॉर्म से लोगों को, तब तो लोग सोचते भी नहीं थे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के बारे में, बट हमने लोगों को फैक्ट्स बताए। हम लोग कुछ कैंपेन नहीं कर रहे थे कि भैया कोई अच्छा है या कोई बुरा है, जो फैक्ट्स थे हमने उन फैक्ट्स को प्रेजेंट किया लोगों को, जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, वो बताया। लोग फ्रस्ट्रेटेड थे कि हिंदुस्तान की, भारत की, देश की कंडीशन क्या है, और उनके सब में मन में एक जोश था, जुनून था कुछ करने का। हम लोग जुड़ते गए और टीम बढ़ती गई, और उस हमारे से जो लोग जुड़े, उन्होंने केवल नहीं हमारे संगठन के साथ काम किया, उन्होंने नए संगठनों से जुड़ो। तो इस तरह से एक माहौल बनता गया। जो 2010 में जो छोटा सा प्रयास चालू हुआ था, वो 2013 तक बहुत बड़ा एक ऐसा माहौल बन गया, एक सी लहर बन गई, सुनामी बन गया कि पार्टी को फिर मोदी जी को लाना पड़ा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। जब आपने चालू किया ये संघर्ष जब से चालू किया, तब तो हालात दूसरे थे। तो कौन कौन सी कठिनाई आई आपको ये कैंपेन चलाने के लिए, आज वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए कौन कौन से चीजें बहुत अहम रही आपके इस जर्नी? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी कि जो अपोजिशन ने और मीडिया ने उस समय मोदी जी की जो इमेज बना के रखी थी, गोधरा कांड के बाद से जो डिस्टॉर्टेड इमेज थी, जिसमें अलग अलग कमेटी बना के गलत रिपोर्ट लाना, और ये सारी जो इमेजेस थी, बस उस इमेज को करेक्ट करना, वो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग काम था कि भाई एक नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में बदला जाए। और जैसा मैंने बताया कि जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हकीकत है, आप उसको झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है,
एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता है, पर जो एक सच है, जो फैक्ट्स है, नंबर्स है, वो आप लोग को बताएंगे तो लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते। झूठ को झुठलाया जा सकता है, पर सच को झुठलाना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ फैक्ट और फिगर की बातें करते हैं। तो वही हमारा शुरुआत में प्रयास था कि लोगों को बताया जाए कि क्या सही है, क्या सही हो सकता है और क्या सही हो रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाहर आप लोगों ने कौन सा ऑल्टरनेटिव को चुना लोगों तक पहुंचने के लिए उस समय से आई आज थिंक तक? सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया हमने ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में गए नहीं, हम लोग बैकग्राउंड में ही काम करते रहे 2014 तक। कहीं भी आप देखेंगे बहुत रेयरली कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में हम थे। हम लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, सोशल मीडिया, पर्सनल कनेक्ट, इन सब चीजों पे हमने फोकस किया क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। जब कोई न्यूट्रल आदमी किसी को कुछ समझाने की कोशिश करता है तो उस बात को सीरियसली लिया जाता है। हमारी टीम से जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो भी वॉलंटियर्स देशभक्त जुड़े हुए थे, वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं थे। वो लोग न्यूट्रल लोग थे जिनका अपना खुद का समाज में एक स्थान था, पॉजिटिव स्थान था कि वो लोग देशभक्त समाज सेवक लोग थे और कुछ हमेशा अच्छा करते थे समाज के लिए, देश के लिए। तो उन लोगों ने जब ये अपने मैसेज सब लोगों के साथ शेयर किए मोदी जी की पॉजिटिविटी को लेके, उससे हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो चेंज होने लगा लोगों का परसेप्शन। ना ये जो आप लोगों ने जो कैंपेन चला ये ओनली सोशल मीडिया में चला और ग्राउंड लेवल में जाके भी काम किया उस टाइम में? मतलब जो लोग थे जी वो ग्राउंड बिल्कुल। लेवल काम कर रहे थे क्या? मतलब ये सोशल मीडिया में ही कैंपेन चल रहा? नहीं, सोशल मीडिया से शुरुआत हुई थी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट के माध्यम से ये शुरुआत थी। उसके बाद संगठन बनता गया। हमने हर स्टेट सिटी लेवल पे हमारी टीम बनाई, हर स्टेट सिटी के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया। इंडिया को डिवाइड किया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल जोन में उसके उनके कोऑर्डिनेटर बनाए। उसके बाद हर स्टेट के कोऑर्डिनेटर बनाए, फिर हर सिटी लेवल पे और यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल पे हम लोगों ने जहां जहां बना सकते थे वो कोऑर्डिनेटर बनाए। और उन लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जाके फिर ये बातें शेयर करनी चालू की। अगेन बिहाइंड द सीन, व्हेन आई एम सेइंग बिहाइंड द सीन इज ऑफिशियली, ऐसा नहीं है कि पार्टी के साथ मिलकर हमने कुछ रैली निकाली या कुछ कार्यक्रम किए। हमने पैरेलल काम किया। पार्टी अपना काम कर रही थी, हम लोगों ने पैरेलल काम किया। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2010, 11, 12 तक की। तब ऑफिशियल कैंपेन तो चालू हुआ नहीं था मोदी जी का, पर जो उनके लिए जो सपोर्ट था वो ग्राउंड लेवल पे भी लोगों से मिलना, डिस्कशन करना और ये सारी चीजें चालू हो गई थी। इलेक्शन के टाइम पे, जैसे इलेक्शन नजदीक आया, उस टाइम पे हमारी पूरी टीम ने फुल फोर्स से ग्राउंड लेवल पे काम किया। देश विदेश से भी हमारे सारे वॉलंटियर्स आए, जो जिन लोगों ने कभी एयर कंडीशन से बाहर कदम नहीं रखा है, यूएस में, कनाडा में लोग रहने वाले 60+ ईयर्स के, उन लोगों ने मार्च अप्रैल की गर्मी में इंडिया में 40-40 डिग्री, 45-45 डिग्री की गर्मी में जाके कैंपेन किया मोदी जी के लिए। और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति जो भारत का सिटीजन भी नहीं है, अपनी एक सुख सुविधा वाली लाइफस्टाइल को छोड़ के विदेशों से भारत में आके मोदी जी के लिए इतनी गर्मी में कैंपेन कर रहा है, सड़कों में घूम घूम के, तो इसका मतलब है मोदी जी में कुछ तो बात है, बंदे में कुछ तो दम है। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और लोगों के मन में और मोदी जी के प्रति एक लगाव बढ़ता गया। तो आप मोदी फॉर पीएम और बीजेपी, मतलब जिन प्लेटफॉर्म से मोदी जी पीएम है, जिस प्लेटफॉर्म से, इन दोनों के बीच का समन्वय के बारे में क्या सोच है आपकी? मतलब ये दोनों मतलब वर्टिकली चलेंगे, मतलब साथ साथ चलेंगे या फिर एक साथ होके चलेंगे? ये क्या सोच रहा है मोदी फॉर पीएम इस चीज के बारे इसका आंसर, दोनों आंसर है इसके, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, कि कैसे हम पैरेलल चलेंगे और कैसे साथ साथ चलेंगे। ठीक है, पहले पैरेलल की बात करते हैं। जैसे बताया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टी से ऑफिशियली नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, पार्टी का ऑफिशियली कोई विंग नहीं है कि जैसे बीजेपी की यूथ विंग है या किसान मोर्चा है या अलग अलग मोर्चे हैं, इस तरह का हमारा कोई ये विंग नहीं है पार्टी से। ये पार्टी के साथ मिलकर काम करता है पैरेलली।
इंडिपेंडेंट लोग हैं, काफी सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो पार्टी के सदस्य भी नहीं है, ठीक है, उन्हें केवल अच्छा काम करना है। तो वो लोग वो अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छा। हाँ, और इसमें कुछ लोग ऐसे भी है कि जहां उन्हें कहीं गलत दिखता है, पार्टी में भी गलत हो रहा है या किसी राज्य में गलत हो रहा है, बीजेपी की सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है, तो वो उन चीजों को लेके भी बोलते हैं, क्योंकि उद्देश्य ये है कि देश के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो भी किया जा सके वो करा जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पैरेलल ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि न्यूट्रली इंडिपेंडेंटली लोग काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ना है, ठीक है। इसलिए ये हमने प्लेटफॉर्म दिया था कि जो लोग पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ना चाहते हैं, पर कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जोड़ के आगे ला सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था और हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जो लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं बट फिर भी इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी और कैंपेन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सके। अब रही बात साथ साथ काम करने की, तो जी पूरी पार्टी मोदी जी के सपोर्ट में खड़ी है, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन मोदी जी के सपोर्ट में खड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन बना ही मोदी जी के सपोर्ट के लिए था, तो डेफिनेटली गोल एक है, प्रोसेस एक है, विचार एक है, तो काम साथ साथ ही करेंगे, कोऑर्डिनेट करके करेंगे। जहां जहां हमको पार्टी संगठन आदेश देगा कि क्या और कर सकते हैं, कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं देश के नवनिर्माण में, कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है, हम बिल्कुल उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और पार्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काफी सारे जो मार्गदर्शक हैं हमारे, वो पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें सुझाव देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें कुछ पार्टी की तरफ से हमें कुछ सुझाव देना है हमें पार्टी को, तो हम उनको भी करते हैं। हाँ, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, थैंक यू रोहित जी। हाँ, रोहित जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मोदी फॉर पीएम तो इंटरनेशनली बाहर, मतलब भारत के बाहर में भी बहुत सारे लोग मोदी फॉर पीएम से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वहां पे आप लोग क्या कोई भूमिका रखने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी एक पॉलिटिक्स और वहां का लॉबिंग काफी जगह हो रही है और स्ट्रांगली हो रही है। जैसे मुझको न्यूज में दिखाई पड़ रहा है कि जो ब्रिटेन में है मेयर, उनका एक भूमिका है वहां का। तो ये मोदी फॉर पीएम क्या इस बारे में क्या सोच रहा है भाई, ये लॉबिंग करने के बारे में कुछ सोच रहा है कि नहीं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? जी वजीर जी, काफी सारे हमारे वॉलंटियर इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं और हर जगह, हर कंट्री में और काफी सारे स्टेट्स में हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे वो यूएस की बात करें या कनाडा की बात करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में। और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर इन्वॉल्व हैं लोकल पॉलिटिक्स में। स्पेशली हम जैसे बात करें ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए की, यूएसए में बिल्कुल हमारे वॉलंटियर्स तैयार हैं भारत की एक इमेज को और पॉजिटिव करने के लिए। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि प्रो पाकिस्तानी ग्रुप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए, उसी तरह हमारे वॉलंटियर्स भी यहाँ पे काफी सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिटेन में इंडो यूके ऑर्गेनाइजेशन है जो कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं, तो उनके मेंबर्स भी हैं, वो एक समन्वय और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं दोनों देशों के बीच में, जहाँ पे भी जैसा भी हो सकता है। और उसके अलावा अभी हमारे वॉलंटियर्स काफी हद तक बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं एक पॉजिटिव इमेज के लिए, क्योंकि जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने एक नेगेटिव परसेप्शन बनाया था इंडिया का, उसमें सारा ही मीडिया थे और ऑब्वियसली प्रो पाकिस्तानी मीडिया और प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी जो है
यूएसए में, यूके में, उन्होंने उसका सपोर्ट किया था। तो उसको लेके हमारी टीम ने बाकी दूसरे सब जो प्रो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर्स है, उनके साथ मिलके काफी कुछ किया। थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। ग्राउंड लेवल पे जाके प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, उसके बाद जो लोकल सीनेटर्स हैं उनको कांटेक्ट किया, उनको मेल किए, ईमेल किए, हर जगह जो जो सीनेटर इंडिया को अपोज कर रहा था उनसे बात की, उनको ईमेल किया, उनको एक यूनिटी दिखाई इंडियंस की यहाँ पे कि हम लोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और आपको फैक्ट्स को जानकर कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। आप हकीकत को जाने और फिर बात करें, आप आग बंद करके एक ही पक्ष नहीं सुने। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद काफी ऐसे स्टेट हैं जहां पे बीजेपी का उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे असम हो गया, जहां बीजेपी कभी सत्ता में आ सकती थी, ये लोग सोचते भी नहीं थे, बीजेपी सत्ता में आ गई। हमारा जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक ताकत के रूप में उभर के आई, तो ये तो एक पॉजिटिव दिख था। और महाराष्ट्र में भी जहां बीजेपी सेकंड एलाई था, वहां पे फर्स्ट एलाई बीजेपी बन गया। उसका है साउथ इंडिया में, कर्नाटक के अलावा बाकी स्टेट में रिस्पांस उतना पॉजिटिव नहीं रहा, तमिलनाडु में भी और केरला में भी। तो वहां पे मोदी फॉर पीएम का रिस्पांस कैसे रहा, मतलब मोदी फॉर पीएम के साथ लोगों का रिस्पांस कैसे रहा, और आपको क्यों लगा कि ये जो वेव पूरा देश भर में चला मगर उतना इफेक्टिव वे में साउथ इंडिया का स्पेसिफिक कुछ स्टेट में, मतलब जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, उसमें इफेक्टिव नहीं हुआ? ये क्या क्या कारण रहा और मोदी फॉर पीएम को कैसा रिस्पांस मिला उन स्टेटों से? जी, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ इसमें भी कि आपका प्रश्न बहुत उचित है कि कुछ स्टेट में हमको रिस्पांस क्यों नहीं मिला। पर जैसा आपने बताया आसाम में और बाकी सब स्टेट्स में भी हमको, बंगाल में हमको अच्छा रिस्पांस मिला। जस्ट बैकग्राउंड बताता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ठीक है, हमारे पूरन पंडित जी नॉर्थ इंडिया के कन्वेनर है, पंजाब से हैं वो। मैं एक एग्जांपल कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी किसी पार्टी से या ऐसे संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, पर जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो वो खुद एक प्रसिद्ध लोकगीत गायक है, उनका खुद का अपना एक सपोर्ट बेस है, वो काफी पॉपुलर है, पर वो पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। पर उन्हें जब ये प्लेटफॉर्म मिला, उनके मन में भी जुनून है देश के लिए कुछ करने का, उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाया, अपनी टीम को स्ट्रांग किया जम्मू कश्मीर और पंजाब में, और एक काफी अच्छा सपोर्ट बेस बनाया, और उसका एडवांटेज हमको इलेक्शन में कुछ तो मिला। राइट, अब बात करें हम लोग, वैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि आप लोग सब सुदीप्ता जी पूरी टीम बंगाल में बना रहे हैं, और हमने कैलाश जी ने हमसे निवेदन भी किया है लास्ट टाइम मीटिंग में कि वो चाहते हैं कि हमारी टीम और काम करे उनके साथ डिस्कस करके और कोऑर्डिनेशन में। अब रही बात साउथ इंडिया की, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साउथ इंडिया से हमें शुरुआत में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला था। लोगों को बहुत एक मोदी जी के प्रति लगाव था, उनको पार्टी के प्रति भी लगाव था, पर वहां पे पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर और संगठन नहीं होने के कारण हमें इतना एडवांटेज पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नहीं मिल पाया है। उसके दो कारण है, एक तो लोकल पॉलिटिक्स, दूसरा जो मुझे खेद है बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो लोकल पॉलिटिशियंस भी है, बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं, वो भी किसी को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। उन एक किसी कारणवश जो भी लोकल पॉलिटिक्स है, पर वो इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टी को आगे नहीं लाने दे पा रहे हैं। रीजनलिज्म थोड़ा हावी हो रहा है नेशनलिज्म के ऊपर, तो उसके बारे में वो थोड़ी चिंता का विषय है और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। पर ग्राउंड लेवल पे हमारे काफी वॉलेंटियर्स साउथ में हैं। भारत माता मोहन, गायत्री जी, केरला से पिल्लई साहब, शैलेश पिल्लई जी है, शैलेश गोपीनाथ। तमिलनाडु से सबसे इनिशियली जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था उसी टाइम से हमारे साथ गणेशन जी जुड़े हुए हैं।
very seasoned person, a successful entrepreneur, very educated and learned person, and उनसे हमें काफी शुरुआत में सपोर्ट मिला। वो 2010 से जुड़े हुए हैं, and he was instrumental in telling us कि how we can grow and support मोदी जी। उनसे जो डिस्कशन हुआ और उन जो एक बेस तैयार हुआ था तमिलनाडु में, वो बहुत अच्छा बेस है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिवली काम कर रही है। पर मैंने जैसे बताया कि थोड़ा समय लगेगा और पार्टी भी ग्रो कर रही है। अब पार्टी से नेशनल लीडर्स और ज्यादा फोकस कर रहे हैं तमिलनाडु में और केरला में, और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में पार्टी वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू रोहित जी। रोहित जी, ये आप लोगों का जो कैंपेन है, या फिर ये जो हमारा कैंपेन ही बोल सकते हैं क्योंकि मैं भी जुड़ा हूँ मोदी फॉर पीएम से, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कैंपेन क्या मोदी फॉर पीएम टीम पीपल्स तक ही सीमाबद्ध रखना चाहती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ में जोड़ने का काम कभी किया गया है, या फिर करने का कोई इरादा है? क्योंकि मैं ये बोल रहा था कि कोल इंडस्ट्री को लेके और रेलवे को लेके जो ट्रेड यूनियन है, यहाँ पे 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, तो उन लोगों का स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट के खिलाफ। उनमें से जो पॉलिटिकल स्टैम्प ट्रेड यूनियन नहीं है, उन लोगों का भी एक स्टैंड पॉइंट रहा, जो प्रो मोदी भी थे, उन लोगों का भी एक स्टैंड पॉइंट आया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आप लोगों का दिमाग में क्या ये कोई सोच आया है कि ये ट्रेड यूनियन और बाकी जो मास प्लेटफॉर्म्स है, उनके साथ भी एक वार्तालाप करे, उनके साथ भी उनको भी समझाने का कोशिश किया जाए? ये कोई प्रोसेस कभी बहुत चला अच्छा, या बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। और ट्रेड यूनियन से अभी ऐसी ऑफिशियल लेवल पे तो हमने नहीं बात की, पर आपका सुझाव बहुत अच्छा है। पर बाकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम समय समय पर जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सारी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की वो जन जन तक पहुंचाना हो। हमने जहां जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है, मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन ने और सहायक इंडिया ने उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जहां हमसे जैसा बन सका हमारी टीम ने काम किया है। तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अच्छे लोग साथ में मिलकर काम करें। ऐसा नहीं है, और कोई प्रो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी है और वो अच्छा काम कर रही है, तो हमें कोई संकोच नहीं है उनके साथ काम करने में भी। बात यह है कि जो अच्छा कर रहा है देश और समाज के लिए, हम उनके साथ जुड़ के काम करने के लिए हमेशा तत्पर है। वी विल बी मोर देन कीन टू वर्क विथ ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन। आपका ये सुझाव अच्छा है कि कुछ ट्रेड यूनियंस कुछ पॉइंट रेज कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, और जो उनके सुझाव है, समस्याएं, उनके निराकरण में उनके साथ जुड़ के काम कर सके। मोदी जी ने जो जो चुनावी वादे किए थे, वो जो मेन जो वादे थे बीजेपी का, काफी पुराना भी था, वो एक एक करके शॉर्ट आउट होने लगे हैं। राम मंदिर का इशू सुलझ गया, 370 धारा वो भी सुलझ गया। तो आपका आगे क्या, मतलब आप क्या एस्पिरेशन रखते हैं एज ए मोदी सपोर्टर के मतलब अभी कौन सा चीज होना आपको लिए लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसका शॉर्ट आउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और ये एक जो फैक्टर है जो जिसकी अभी ही रिसेंटली वापस से बात चालू हुई है, पर हम इसका काफी समय से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल की। ये 2000 पहले से हम लोग, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिमिटेड रिसोर्स को देखते हुए ये आगे चल के अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि हम पूरी पॉपुलेशन को वो सुविधाएं दे पाए जो जनता को मिलनी चाहिए। तो वो एक चैलेंज है हमारे सामने, और हमारा डेफिनेटली ये प्रयास है, था और रहेगा कि इस पे कुछ न कुछ का एक्शन लिए जाए। कांग्रेस सरकार ने भी हम दो हमारे दो का नारा दिया था, तो उस टाइम पे कुछ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, पर उसके बाद भी हम लोग उसको ज्यादा नहीं कर पाए हैं। बट हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और हमारी जो भी सुझाव है हम देते रहेंगे इसको लेके कि इस पे ध्यान दिया जाए। और एक जो दूसरा मुद्दा है, मुझे पूरा विश्वास है कि
कॉमन सिविल लॉ देश में लाया जाएगा ताकि हर नागरिक को एक ही कानून का पालन करना पड़े, अलग अलग नहीं, समानता सबके लिए हो, सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। तो वो एक हमारा मुद्दा है जो शुरू से था, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा साल हुआ है, वैसे ही ये भी मुद्दा साल हो। और इसके अलावा जो तीसरी चीज है, जो करप्शन है लो लेवल पर, देखिए करप्शन हर कंट्री में है, यहाँ यूएस में भी ग्राउंड लेवल पे तो नहीं पर हाई लेवल पे करप्शन है, बट लो लेवल पे नहीं होने के कारण जनता को समस्या नहीं आती है, चाहे वो बिजली का कनेक्शन लेना हो या फोन का या पानी का या कुछ भी है, बहुत आसानी से बिगड़ किसी ब्यूरोक्रेसी, बिगड़ किसी परेशानी की ये सब चीजें हो जाती है, या उनकी कोई समस्या भी होती है इन चीजों को लेके, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। वो एक समस्या अभी भी हमारे देश में है, काफी सुधार होता दिख रहा है, पर अभी भी ग्राउंड लेवल पे समस्या है। देखिए मोदी जी के पास 24 घंटे हैं, 2 आंख, 2 कान और 2 हाथ है, राइट। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम सबको साथ में मिलके इस समस्या से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम लोग सब मोदी जी के साथ में खड़े नहीं होंगे करप्शन के खिलाफ, और हम लोग खुद स्टॉप नहीं करेंगे करप्शन को, तब तक ये समस्या नहीं जाएगी। मोदी जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है, वो उसमें हमें भी ये नारे को चरितार्थ करना पड़ेगा, हमें भी इसे फॉलो करना पड़ेगा कि ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। कभी ये एक हमने हमारा मूल मंत्र बना लिया मोदी जी की तरह, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बट नॉट ओनली हम ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा पार्टी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से भी कुछ और स्ट्रिक्ट संदेश आने चाहिए कि जो भी गलत काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, करप्ट लोगों की खैर नहीं। ऐसा संदेश पार्टी से हमेशा कंटिन्यू जाना चाहिए, मोदी जी की तरफ से जाना चाहिए, और प्रयास और होने चाहिए कि लोकल लेवल पे ये करप्शन खत्म हो। सर अभी तो 2 बड़े स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें बिहार है, बंगाल है। बिहार में तो ऑलरेडी एक सरकार बना हुआ है अलायंस गवर्नमेंट जेडीयू के साथ, और बंगाल में बीजेपी दूसरी ताकत के रूप में अब उभर चुकी है जो पहले नहीं थी। तो ये दोनों स्टेट विन करने के लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी और अलग से जोरदार कोई कैंपेन मोदी फॉर पीएम प्लान कर रहा है, या फिर मोदी फॉर पीएम मतलब क्या सोच रहा है ये दोनों स्टेट का इलेक्शन को लेकर? जी शिवाजी जी, मोदी फॉर पीएम दोनों स्टेट में, मोदी फॉर पीएम की जो ग्राउंड लेवल पे टीम है वो अभी एनालिसिस कर रही है सिचुएशन का, कि सर्वे के माध्यम से कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्या क्या लोगों की समस्या है, क्या लोगों के मन में विचार है, वो क्या चाहते हैं, किस चीज से वो नाराज हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की बात हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात हो। थोड़ा सा एक डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। बिहार में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो पैटर्न हैं, जो हमारे मार्गदर्शक है रमेश चौरसिया जी, वो बिहार से ही हैं, काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं, और कुछ और भी बिहार के लीडर हैं जिनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, पार्टी क्या प्लान कर रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट जो एक हमारा सक्सेसफुल मॉडल है इन पैरेलल कैंपेन करने का, पार्टी से अलग होके, वो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब न्यूट्रल आदमी जाके किसी बात को समझाता है लोगों को, तो उसके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है एज कम्पेयर टू एक पॉलिटिकल लीडर या कार्यकर्ता जाके कैंपेन कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस प्रोसेस को, उस कार्यशैली को हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा जैसे पता है कि थोड़ा बहुत और ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग फिर हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे दोनों प्रदेशों में काम किया जाए। बंगाल में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैलाश जी के नेतृत्व में बहुत ही एग्रेसिवली कैंपेन चल रहा है, और इस बार बहुत अच्छी संभावना है कि पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और हम लोग कैलाश जी के निर्देश में हमारी टीम बिल्कुल काम करेगी, उनसे संपर्क में रहेगी और इन पैरेलल कंटिन्यू काम करती रहेगी।
बंगाल में थोड़ा सा एक रिस्क भी है, हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हुए हैं, उन लोगों को परेशान किया गया है पिछली बार भी। तो वो एक थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी हमको तैयार करके कहीं कहीं हमको बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा, कहीं कहीं हमको फ्रंट में आके काम करना पड़ेगा। तो जहाँ जैसी जरूरत रहेगी उसी तरह से हमारी टीम काम करेगी, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे जो वॉलंटियर्स हैं, जो देश के लिए समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके। ऑन टॉप ऑफ इट, इस समय जो कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को ग्रहण लगा रखा है बेसिकली पूरे विश्व के ऊपर, उस तो इंडिया अभी उच्चता नहीं है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोग पूरी स्ट्रेटजी और प्लान कर रहे हैं, ताकि सारे वॉलंटियर्स की सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम लोग काम कर सकें। थैंक यू सर। अगर आपका परमिशन हो तो सर मैं चाहूंगा, अगर बंगाल का और जो बिहार का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, वो थोड़ा मतलब 1 मिनट करके थोड़ा बोले वहां का सिनारियो क्या है। अगर वो यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे तो काफी लोग उपस्थित है, अगर वो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सुदीप्ता जी हमारे साथ हैं और वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहूंगा कि सुदीप्ता जी आप वहां के जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, क्योंकि आप वाकिफ भी हैं, वहां पे आप कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसको भी बारीकी से देख रहे हैं, तो आप अपना विषय रख सकते हैं। समय की थोड़ी सी 10 मिनट ही बचे हैं, तो संक्षिप्त में रखेंगे। सुदीप्ता जी आप। सुदीप्ता जी अपने आप को सुदीप्ता जी, कैन यू हियर मी? सुदीप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करिए आप एक बार। सुदीप्ता जी आप। सुदीप्ता जी टेक्निकली नहीं पूछ पा रहे हैं। ब्यूटी सरकार जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। जी 1 मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ जी। आप अनम्यूट कीजिए। जी हो गया हाँ बोलिए ब्यूटी सरकार जी, आपकी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही है। हाँ, नमस्ते सुन सबको। पा रहे हैं। हाँ नमस्ते सबको। एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि सुदत्ता जी का शायद म्यूट भी हो गया उनका, और वीडियो भी ऑफ हो गया। हेलो नहीं आप रखें, आप वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? मैं सुदीप्ता जी के साथ ही काम करता हूँ, उनका अंडर ही। तो जी जी एक्चुअली जी। क्वेश्चन किया हुआ है, जो अभी कोरोना के लिए जो परिस्थिति है वो थोड़ा अलग सा है, बट हम लोगों का यहाँ हम लोग सब काम ही करना चाहते हैं। तो जो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि जो हम लोग काम करने चाहे तो हम लोगों को वो अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो उतना ध्यान के में रख के हम लोग काम करना चाहते हैं। हेलो जी एक बार आप वापिस बोलेंगे? हाँ एक बार आवाज? आप रिपीट करेंगे? कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ म्यूट अनम्यूट है मेरा। So we can hear you. Just please repeat one more time. सुदीप्ता जी आप मुझे आपको सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहा है। हेलो हेलो जी हेलो सुदीप्ता जी। कैन यू हियर मी? Yeah, we can hear you. Please continue. Go on. Carry on. What is the question? What is the question? What is the question? What do you is want to know from me? What is your present observation for political background in West Bengal? How do you see that next coming election? What are the strategies you are making and other team members are making? Subhajit ji wants to know.
You Hello, please share Shobhit. the present scenario. हेलो शुभजीत। हाँ आप बोलिए वेस्ट बंगाल का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत संक्षेप में, वेस्ट टाइम बहुत कम है। बंगाल पीताम्बर जी, आई थिंक उनके एंड पे टेक्निकल इंटरनेट का कुछ इशू नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग तो थोड़ा वेस्ट बंगाल का बारे में मुझको तो नॉलेज है ही, क्योंकि बिहार का भी। तो सर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा 2-3 चीजें और आपसे जाननी थी, मेरा बहुत इच्छा थी कि अभी कौन 3-4 चीजें हैं, आप तो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से 3 चीजें हैं जो भाजपा में अभी संशोधन होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मास को और भी ज्यादा कनेक्ट करने के लिए, मतलब होना चाहिए या फिर संशोधन होना चाहिए? कौन 3 से बेसिक चीजें हैं, होने से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? सवाल क्या हमने पूछे जा रहा है क्या? मैं रोहित जी से पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। रोहित जी, एक क्या बार कैन यू वापस हियर? आप नाउ आई कैन हियर यू। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ सर कि कौन 2-3 चीजें हैं, आप तो ग्राउंड लेवल पे सारा टीम वर्क को फॉलो करते हैं, कौन 2-3 से चीजें हैं जो होने से भाजपा का परफॉर्मेंस और भी बेहतर बन सकता था, जहां जहां कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, साउथ इंडिया में भी, यहाँ पे भी, बंगाल में भी। अभी तक तो तृणमूल ही लास्ट इलेक्शन तक मेजोरिटी सीट लाया, हालांकि भाजपा का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो वो कौन 2-3 से चीजें हैं जो करने से बेटर रहेगा इलेक्शन में, ये आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस? साउथ इंडिया के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि बंगाल और साउथ इंडिया दोनों जगह अलग अलग परिस्थिति है। साउथ इंडिया में जो रीजन है वो जैसे मैंने बताया पहले भी कि वहाँ के जो लोकल पार्टी के लीडर्स हैं, उन लोगों से थोड़ा ज्यादा जुड़ना पड़ेगा, उनको रीजनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर नेशनल पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। तो स्टेट की टीम के साथ नेशनल टीम का कोऑर्डिनेशन होना और स्टेट टीम का जो वॉलंटियर्स हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कभी हमारे जो लोकल लीडर हैं साउथ इंडिया के, दे कैन बी मोर ऑन द ग्राउंड एंड connect with the people to, you know, express the current scenario in the country, and then all the government policies, if they can explain more about those government policies to the people on the ground, I think those are going to help really well. Because of the opposition government, those policies are not getting implemented well, और उसके कारण जो जनता को जितना बेनिफिट मिलना था, जितना पता चलना था कि केंद्रीय सरकार ने इतना काम किया है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाएगा। और हमारे जो लीडर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साउथ में रही बात बंगाल की, तो बंगाल में लीडर्स डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एक डर है लोगों के मन में, किसी पर्टिकुलर पार्टी के अपोज में जाने से जो डर मन में है कि हमारा नुकसान होगा या हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कभी हम अपोज करेंगे, तो वो डर हमें मिटाना है। वो थोड़ा सा हम लोग और उस पर काम कर पाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेक्टर बीजेपी के पक्ष में वोट और कर पाएगा। तो उस पर काम हो रहा है काफी हद तक, लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिला भी है। तो एक वो चीज को ध्यान रखा जाए कि एक a feel of fear and unknown can be taken care, then it will definitely help us in the Bengal. Second thing is, the candidate selection. अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे, लीडर कैंडिडेट आएंगे, स्वच्छ कैंडिडेट आएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं, that's gonna be help us। थोड़ा सा नेपोटिज्म है या भाई भतीजावाद है या इन सब को छोड़ के कभी अच्छे कैंडिडेट्स को लाया जाएगा तो हमें पार्टी को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने अपना समय देके ये चर्चा को आगे बढ़ाया और आगे भी शायद कभी भी हम लोग बैठ के ये विचार करेंगे।
आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस हम लोगों के सभी की तरफ से, जो भी आज के श्रोता थे। और ये काम जारी रहेगा और जो भी लोग और भी लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। ये बेस्ट विशेस के साथ आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सभी का, आपका भी आभार, और बाकी जो लोग अभी तक हम लोगों के साथ रहे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी जी। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। Yeah,